नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष सहायता के लिए अनुरोध भी किया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया है और साथ ही राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के निर्माण के हेतु 4000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड के लिए भी आग्रह किया गया। अब खबर रामनगर से है, जहां 2 दिन पहले हुए युवक की हत्या के मामले में रविवार को कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है और साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और मृतक की लापता बाइक को भी बरामद कर लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि 13 जून की रात को रामनगर में 2 गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में रामनगर के ग्राम बेड़ाझाल निवासी सारिम की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में रविवार को कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सैनी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि घटना का मुख्य आरोपी रामनगर के मोहल्ला गुल्लर घट्टी निवासी सिकंदर है और उन्होंने यह भी बताया कि सिकंदर की महिला मित्र को अविनाश नाम का युवक फोन कर परेशान कर रहा था और इसकी शिकायत महिला ने सिकंदर से भी की थी और जिसके बाद सिकंदर और अविनाश के बीच फोन पर कहासुनी हो गई और इसी रंजिश को लेकर 13 जून की रात पंजाब ढाबे के पास दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस संघर्ष में सिकंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से सारिम की हत्या कर दी। तारीख की रात को बेड़ाझाल निवासी सारिम की एक संघर्ष के दौरान हत्या हो गई थी। पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अनावरण हेतु टीम गठित की गई। आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी सिकंदर सहित कुल 6 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी से उसकी निशानदेही पर एक आला कत्ल बरामद किया गया तथा जो मृतक था उसकी मोटरसाइकिल जो गायब थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त गणों को माले न्यायालय पेश किया जा रहा है। मुख्य आरोपी सिकंदर है, उसकी गर्लफ्रेंड को एक अविनाश जो व्यक्ति है जो बेड़ाझाल का है वो उसको तंग कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई तो अविनाश अपने साथियों के साथ 7-8 साथियों के साथ वहाँ मौके पर आया और सिकंदर से मारपीट की। मारपीट के दौरान सिकंदर और इसके साथियों ने जो ये बेड़ाझाल निवासी व्यक्ति था इसकी हत्या कर दी। चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों के सख्त अनुपालन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना श्यामपुर पुलिस के द्वारा एक ब्लैक स्कॉर्पियो को काली फिल्म और अवैध हूटर लगे होने पर जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार चौकी चंडीघाट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान उक्त वाहन पर विधायक और ब्लॉक प्रमुख के स्टिकर भी लगे पाए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जांच में पता चला है कि वाहन में सवार 4 युवक छात्र हैं और आजमगढ़ के दूर के रिश्तेदार ब्लॉक प्रमुख से संबंधित है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने मौके पर ही शीशों से काली फिल्म और हूटर हटवाए। दोनों स्टिकर हटवाकर विधिक कार्रवाई की गई। फिल्म बना रखी तुमने, ब्लैक फिल्म चला रखी। कौन से विधायक हैं? अरे कौन ये विधायक का लगा हुआ है आपका? मोनू क्यों है विधायक? विधायक अंकल है तो तुम क्या हो? इसका शीशा ऊपर चढ़ाओ पहले ना। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चरम पर है। आपको बताते चले कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर देश में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें उनकी सरकार के दौरान हुए घोटालों की याद दिला दी और भाजपा की मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो कैमरे के सामने पूरे प्रदेश को बेचने का सौदा कर रहे थे। भ्रष्टाचार उनके समय में चरम पर था। भूमाफिया, खनन माफिया और शराब माफिया कांग्रेस की सरकारों में नीतियां तय करते थे, लेकिन कांग्रेस के छोटे नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपने आला कमानों को खुश करने के लिए अनर्गल बयानबाजियां करते थे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसी के अनुरूप अपना निर्णय लेती है। कांग्रेस पार्टी में
इस समय अपने हाईकमान, उनके जो युवराज हैं राहुल गांधी के निर्देश पर एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन टाइप का चल रहा है कि कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितना फरेब कर सकता है और किस तरह से जनता को अनर्गल बयानबाजी करके गुमराहित कर सकता है। ये प्रतियोगिता उनके सभी नेताओं में चल रही है दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए। इसलिए आजकल कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो कहीं ना कहीं पत्रकार वार्ताएं में झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने नेताओं को खुश करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस के राज्य बनने के बाद कांग्रेस के उस कालखंड को भी देखा है जब प्रदेश को लूटने खसोटने का काम खुलेआम कैमरे के सामने बात हो रही थी, और उत्तराखंड की जनता ने वो भी देखा है किस तरह से भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया उत्तराखंड राज्य की नीतियां तय करते थे। इसलिए उत्तराखंड की जनता के सामने जितना झूठ कोई बोलेगा उतना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के भगवानपुर में इन दिनों चाचा भतीजी की सियासत जोरों शोरों से सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश के साथ साथ बीजेपी नेता सुबोध राकेश पर अपनी भतीजी को बहलाकर अनैतिक कार्य करने का आरोप लगाए हैं। तो वहीं आज मीडिया के सामने आकर ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर करुणा कर्णवाल ने अपने ताऊ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी वैजयंती माला से है। बोला है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। और देखिए, मैंने सुसाइड की बात मैंने करी थी, सुसाइड की बात मैंने तब करी थी क्योंकि मरने में फ़र्क होता है। ठीक है, एक मरना तो वो है कि जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगी। सुसाइड मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अगर, क्योंकि पहले भी मेरा निलंबन हो चुका था गलत कार्रवाई के चलते हुए, और अगर फिर से मेरा निलंबन होता है गलत कार्रवाई के चलते हुए तो मैं सुसाइड करूँगी। लेकिन ये जो मारना है, मारना मुझे मेरे ताऊ जी और चाहते हैं, मेरी ताई जी चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर हमारे पास नहीं आई तो ये जो जितने काम है ब्लॉक के विकास कार्य जो भी हैं वो तो चलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, वो उनके खिलाफ, मुझे नहीं पता कि मेरी ये खुद की समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है कि वो मतलब वो ये बात बोल रहे हैं। मतलब खतरा भी मुझे उन्हीं से ही है, मुझे और किसी से कोई खतरा नहीं है। जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो वही पीछे पड़े हुए हैं, मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी देशराज कर्णवाल जी और वैजयंती माला जी, और उनके बच्चे भी शामिल है इसमें मुझे परेशान करने में। क्योंकि मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपके सामने आई हूँ तो मैं किसी मजबूरी में आऊँगा। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त करा, मैं आना नहीं चाहती थी कि मैं सोचती थी कि भाई अपना सबसे पहला अपना परिवार है, बाकी सब बाद में, कोई बात नहीं, कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब में होते हैं, एक दिन सुलझ जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस हद तक के रिश्ते ख़राब कर दिए, मुझे उस हद तक उन्होंने बदनाम कर दिया, मेरा रिश्ता तुड़वा दिया उन्होंने मतलब वो मुझे अपनी बेटी कहते हैं। कौन बाप ऐसा करता है ये बताओ? एक बाप होकर खुद तुम उसके लड़के के घर जा रहे कि भाई लड़की से शादी मत करो, कौन बाप करता है ऐसा? वो बाप तो बोलते हैं कि मैं, वो मेरी बेटी है। अगर वो बाप मतलब मुझे अपनी बेटी मानते तो अपनी बेटी के लिए ऐसा करते क्या? वो क्या उनकी एक बेटी है, क्या उसके लिए भी ऐसा करते हो? रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास नहाते समय अक्षय नाम के एक युवक का अचानक से संतुलन बिगड़ गया, और जहां पर आपको बताते चले कि जिस कारण अक्षय पानी में तेज बहाव में बहकर गंग नहर में डूबने लगा। आसपास के लोगों के द्वारा अक्षय को डूबता देखकर शोर मचा दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद सोलानी पार्क के पास दुकान लगाकर भुट्टा बेच रहा मोनू नाम का युवक डूब रहे अक्षय के लिए फरिश्ता बन गया, और जिसने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अक्षय की जान बचाई। वहीं आपको बताते चले कि उसे गंग नहर से बाहर निकाल लिया गया है। इस घटना का पास खड़े एक युवक ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि वीडियो में भुट्टे वाला मोनू अक्षय को पकड़कर गंग नहर में तेजी के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके बाद वीडियो में मोनू अक्षय को गंग नहर से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके बाद अक्षय को पुलिस जो है वो चौकी लाया गया। और जल्द ही आपको बताते चले कि जहां पर अक्षय के परिजनों को बुलाकर अक्षय को
उन्हें सुपुर्द कर दिया गया और इस घटना के बाद भुट्टे वाला मोनू ही सभी जगह पर तारीफ बटोर रहा है। मेरा नाम मोनू है, मैं सुनानी पार्क में दुकानें लगाता हूँ। एक अच्छे नाम का बंदा सुनानी नदी पे नहा रही था, अब नहाते नहाते तब पैर फिसल गया, संतुलन बिगड़ गया। जी जी, संतुलन फिसल गया और नहर में डूबने लग गया है वो। अब मेरी दुकान में भीड़ लगी थी, लोगों ने उधर से रुक के बताया तो डूब रहा है। मैंने दुकान को छोड़ो सीधा उससे कार भागा, उसे बचाया है और सामने निकाला बल्ले हाथ में। उसके साथ उसके दोस्त भी थे, उन्होंने तो दोस्तों ने बताया चूड़ी वाला था, लोंडा सही था, उसने बोला उसके दोस्त को हवाले कर दिया, गाड़ी में तो हवाले कर दिया। ठीक है, जान बच गई उसकी। जान बच गई। अब खबर मसूरी से है, जहां पर टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से भेजे गए निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा प्रत्याशियों के विजय घोषित न करने और विजय प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र न देकर एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा और साथ ही साथ निर्वाचन अधिकारियों को बंधक बना दिया गया। आपको बताते चले कि मामले में विजय प्रत्याशियों का कहना है कि जब तक उनको विजय प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक वह निर्वाचन के अधिकारियों को जाने नहीं देंगे। वहीं देर रात को हंगामा देखते हुए चुनाव अधिकारी ने कागज में लिखकर विजेता प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दिया और उसके बाद मामला शांत हुआ। बताते चले कि 10 सालों के लंबे समय के बाद मसूरी टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के चुनाव हुए और जिसको लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय से 5 सदस्यीय टीम मसूरी पहुंची और जहां पर एसोसिएशन के 478 मतदाता थे और जिसमें से 392 ने अपना मत का प्रयोग किया। कहाँ इनका काउंटिंग चार्ट है जिसमें साइन होने हमारे, जो हारे उनके साइन होने, जो हमारे एजेंट उनके साइन होते हैं, जो रूल है कि नहीं? कहाँ है इनका? कुछ नहीं है। ये कॉपी पेन लेकर कुछ नहीं और पेटी बंद करके जा रहे हो। वजह ये सब खुले मिले हुए दूसरे दल से। हाँ बिल्कुल, ये तो साजिश, सब साजिश रच रहे। आदेशों के क्रम में हमने इलेक्शन कराए हैं और हमने जो वोट था वो डिक्लेयर कर दिया है। 392 मत पड़े हैं टोटल। अध्यक्ष पद पर विजय सिंह वीरेंद्र सिंह पवार जी 282 मत उनको मिला है। विजान सिंह रावत जी को 90 मत मिले हैं। उपाध्यक्ष श्री महिपाल सिंह भंडारी जी को 71 मत मिले हैं। भीम सिंह कोटाल जी को 294 मत मिले हैं। सचिव श्री आनंद सिंह बिष्ट जी को 39 मत मिले हैं। मदन मोहन सिंहवाल जी को 42 मत मिले हैं। श्री राकेश कोटाल जी को 277 मत मिले हैं। सह सचिव श्री संजय छेत्री जी को 99 मत मिले हैं। श्री जयवीर सिंह जी को 236 मत मिले हैं। कोषाध्यक्ष में मुकेश सिंह करोला जी को 74 मत मिले हैं और श्री मंजीत सिंह जी को 277 मत मिले हैं। सदस्यों में 6 पदों पर नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें वीरेंद्र सिंह पंवार जी को 247 मत मिले हैं। श्री शूरवीर सिंह जी को 232 मत मिले हैं। श्री राजेश पुंडीर जी को 66 मत मिले हैं। श्री सूर्य प्रकाश जी को 72 मत मिले हैं। श्री अर्जुन सिंह जी को 65 मत मिले हैं और श्री रविंद्र सिंह जी को 255 मत। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से जो है निष्पक्ष और पारदर्शी थी। इसमें माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है और उसी आदेश के क्रम में ही हम लोगों ने इलेक्शन कराया है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इलेक्शन पे रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होगा, इसी के क्रम में हमने इलेक्शन कराया है। चक्राता विधायक और कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विकासनगर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही चक्राता क्षेत्र में त्यापूड़ी थाना क्षेत्र में एक सैनिक से पुलिसकर्मी के द्वारा की गई मारपीट के मामले में भी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि विगत 12 जून की रात एक सैनिक दीपक थापा के साथ त्यूनी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट की गई थी और जिस पर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कृत्य को अराजकता बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस के आला अधिकारियों से मामले की कार्रवाई की मांग की। पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थे, जो इंचार्ज वहां पर थे, उन्होंने फौज के एक फौजी के साथ बर्बर जो है व्यवहार करने का काम किया। क्या वो आतंकवादी थे जिनके साथ इतना बर्बर व्यवहार किया गया?
जब फौजी थाने में जाता है, कहता है कि मैं फौज का सिपाही हूं, तब उसके बाद आप उस पर बराबर लाठी प्रहार करने का काम करते हैं। और तो और आपने पुलिस थाने में तो उनके साथ मारपीट की ही की, आपने अस्पताल ले जाकर के अस्पताल में भी उनसे मारपीट करने का काम किया। इसे किसी भी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो वहां का इंचार्ज एसओ है, कहता है कि मैं इसको नौकरी सिखाना बता दूंगा। क्या बता दोगे भाई? अब कोई कभी विकास नगर का एसओ बात कर रहा है, कभी त्यूनी का एसओ बात कर रहा है उस व्यक्ति से, उसके रिश्तेदारों से। आप धमकाना चाहते हैं? सीओ साहब ने बुलाया, आपको चक्रोता आना, अरे जांच करनी तो त्यूनी में कीजिए ना। क्या धमकाना चाहते हैं आप? डीजीपी से बात की, डीजीपी का मैंने जब फोन मिलाया उसके बाद उनका मुझे फोन आया, मैंने डीजीपी को सारी बात बता दी। मैंने कहा इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हमारे फौज के साथी के साथ, दीपक थापा उसका नाम है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, हम इसको सहन नहीं करेंगे। और मैंने कहा कि 18 तारीख तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित रूप से 18 को हम थाना घेरने का काम करें। उन्होंने बोला है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। चीनी में पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थी, जो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। आपको बताते चले कि आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती के अनुसार अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया गया तो पहाड़ के साथ साथ अन्याय होगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैदान की सीटें ज्यादा हो जाएंगी और उनके अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन किया जाना चाहिए ताकि पहाड़ी राज्य में पहाड़ का प्रतिनिधित्व सही हो सके। भविष्य में परिसीमन को देखते हुए आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने परिसीमन को लेकर आज चिंतन बैठक बुलाई है, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं, पूर्व सैनिक, पत्रकार, तमाम सामाजिक संगठन, महिला संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच सरकार से मांग करता है कि यदि वो वाकई में हिमालयी राज्यों का समर्थक है, प्रदेश हित का समर्थक है, तो माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र जो है विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाएं और एक प्रस्ताव पास करें कि उत्तराखंड के अंदर बाकी जैसे हिमालयी राज्यों में है, यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए पलायन की जो लगातार जो व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है, जिस प्रकार से लेके उसमें एक प्रस्ताव बना के भेजें कि यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कई बार बोल चुके हैं, स्वयं प्रधानमंत्री इस बात को बोल चुके हैं कि उन्हें प्रदेश से बड़ा लगाव है। तो मैं इस अपील के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने इस चिंतन बैठक में ये निर्णय लिया है कि जिस प्रकार 2005 में हम लोगों ने, उस समय भी वर्ष 2005 में हमने जो है जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल पैदा किया था कि परिसीमन को लेकर, लेकिन उस समय कई प्रतिनिधि तो इस बात को नहीं समझ पाए और हम अपने उन संघर्ष के नाते, कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी थे, कई हमारे जो इस तरह के लोग थे जो कानूनी रूप से भी लगे हुए थे, हम सामाजिक रूप से लगे हुए थे, तो उससे हम लोग मात्र 7 से 8 सीटें उस समय बचा पाए थे। लेकिन जिस तरह का अब जो भविष्य में अगर आबादी का जो एक वो रखा गया तो उससे न बल्कि पहाड़ का प्रतिनिधित्व खत्म होगा, उल्टा जो है हमारे सीमांत प्रदेश होते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो लगते हैं, आने वाले समय पे वो पलायन लगातार बदस्तूर बढ़ेगा, हमारा प्रतिनिधित्व घटेगा। उसको लेके अब लामबंद होने की आवश्यकता है और अब ये जगह जगह हमारी कॉर्नर मीटिंग चलेंगी और हम ये आंदोलन इसमें लगातार अपने उसमें जारी रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरी पुनः अपील है कि आप प्रदेश हित में एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, तब हम जाने कि आप राज्य हित में आप उन साधकों को याद करें। सब चीजों को लेके धामी जी को ये मीटिंग बुलानी पड़ेगी और अन्यथा हम लोग जो लामबंद हैं ही हैं, हम इस चीज को लेके आगे लगातार हमारी बैठकें चलती रहेंगी। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की अब जीपीएस से निगरानी की जाएगी। आपको बताते चले कि सचिव शहरी विकास नितेश झा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। देहरादून, हल्द्वानी समेत करीब 8 नगर निकायों में जितने भी कूड़े उठाने वाले वाहनों की जो लगाए गए हैं उनमें जीपीएस से निगरानी का स्थानीय स्तर पर प्रावधान किया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि मजबूत सिस्टम नहीं है।
सचिव शहरी विकास झा ने निर्देश दिए हैं कि सभी नगर निकायों के वाहनों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग सिस्टम लागू किया जाएगा और ताकि वाहनों की निगरानी की जा सके। अभी तक निकाय अपने स्तर से कुछ कोशिश करते थे, लेकिन अब इस सिस्टम को प्रदेश भर में लागू करने के लिए जीपीएस की मदद से विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और जिसमें कि शहरी विकास विभाग निदेशालय से लेकर संबंधित निकाय रोजाना कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। कई बार शिकायतें आती थी कि कूड़ा गाड़ियां वार्डों में नहीं पहुंची थी, लेकिन अब जीपीएस लगने से यह समस्या हल हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार जारी है। आपको बताते चले कि कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जहां तेज हवाओं के साथ साथ मौसम के कहर बरपाने की आशंका है, तो वहीं नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अत्यंत बारिश जो उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने को तैयार है और पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है, तो वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में दिन चढ़ते चढ़ते उमस बढ़ी रही और आपको बता दें कि जबकि दोपहर में मौसम जो है वो उसमें बदलाव देखे गए। साथ ही साथ नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के साथ साथ चंपावत और अल्मोड़ा जिले में भी बादल छाए रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।